Hello everyone, welcome to the second part of the lecture on money. We have already discussed about barter system, difficulties of barter system, evolution of money and functions of money in our previous video. In this video, we are going to study money supply and measures of money supply, मुद्रा पूर्ति और मुद्रा पूर्ति की माप। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति क्या है। मनी सप्लाई मीन्स total quantity of money held by the public at a particular point of time in an economy. मनी सप्लाई या मुद्रा पूर्ति से हमारा तात्पर्य है कि मुद्रा की कुल मात्रा जो लोगों के पास एक निश्चित समय पर होती है। मनी सप्लाई मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। लोगों के पास जो टोटल क्वांटिटी है मनी की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो कहलाती है मनी सप्लाई। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स दोनों आ जाएंगे। पर एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास जो मनी का स्टॉक है उसको हम मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ये दोनों मनी के सप्लायर्स हैं। तो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास जो मुद्रा का स्टॉक होता है उसको हम मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ हम शामिल करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है। मान लो किसी एक निश्चित दिन या फिर एक किसी पर्टिकुलर डे पर कितनी मनी सप्लाई है ये मेजर किया गया। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया जाता है, इसलिए मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनी सप्लाई क्या है। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, यानी मुद्रा पूर्ति के दो घटक होते हैं। पहला है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक यानी जनता के पास करेंसी, और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के पास जनता की मांग जमाए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक यानी जनता के पास करेंसी। तो करेंसी में नोट्स एंड कॉइन्स ये दोनों आते हैं, और इंडिया में 2 रुपये का नोट और उससे ऊपर जितने भी नोट हैं लाइक 500, 2000 ये सब सारे नोट इन सबको आरबीआई इशू करता है, और 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय इशू करता है। तो यहाँ पर करेंसी में हमने देखा नोट्स एंड कॉइन्स दोनों आते हैं, पर मनी सप्लाई में सिर्फ वही करेंसी आएगी जो पब्लिक के पास है, यानी जो करेंसी जनता के पास है वही मनी सप्लाई का कंपोनेंट कहलाती है, या वही मनी सप्लाई के अंदर काउंट होगी। और दूसरा कंपोनेंट है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक के पास जनता की मांग जमाए। तो देखो, जब भी हम बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से हम अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं। पहला ऐसा करते हैं कि हम अपने पैसों की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं। सर्टेन टाइम के लिए हम अपना वो पैसा नहीं निकाल सकते, और उस एफडी पर एक अच्छा इंटरेस्ट भी बैंक हमें देती है। तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका है कि हम सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा करवाते हैं या सेविंग अकाउंट्स में मनी डिपॉजिट करवाते हैं। और अगर कोई बिजनेस करने वाला है तो वो करंट अकाउंट में मनी डिपॉजिट करेगा। तो दूसरा तरीका हो गया करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो ये जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हमारे जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उस डिपॉजिट्स की हम जब भी डिमांड करेंगे तब बैंक हमें वो प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए हम उन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहेंगे। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं इनको हम चेक के थ्रू भी बैंक से निकाल सकते हैं। तो हमने समझा कि कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक के डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, वो मनी सप्लाई का एक पार्ट होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट हुए, एक करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक जनता के पास करेंसी, और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक यानी कमर्शियल बैंक के पास जनता की मांग जमाए। अब नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति की माप। इंडिया में 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। तो एक एक करके हम यहाँ पे इसको समझेंगे। सबसे पहले M1 इक्वल होता है C + DD + OD।
यहाँ पर सी का मीनिंग है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी जनता के पास करेंसी। अब जनता के पास करेंसी नोट्स के रूप में भी हो सकती है और कॉइन्स के रूप में भी हो सकती है। तो सी का मीनिंग क्लियर है। अब डी का मीनिंग है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में क्लियर कर ही चुकी हूँ, यानी कमर्शियल बैंक के पास जनता की मांग जमाए। फिर है ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के पास एनए जमाए। आरबीआई के पास फॉरेन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा आरबीआई के पास जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं M1 इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ओडी। अब M1 के बाद आता है M2। तो M2 कैसे निकालेंगे? M1 में जब हम ऐड करेंगे सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी M1 में जब डाकघर के बचत बैंक खातों में जमाएं, इसको जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा M2। तो देखो M1 में जो हमने डिमांड डिपॉजिट्स लिए थे कमर्शियल बैंक के, पर कमर्शियल बैंक यानी बैंक में तो हम पैसा जमा करते ही हैं, पर हमारी कंट्री के रूरल एरियाज़ के में पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो शहर में रहते हैं वो लोग भी पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स को जब हम M1 में ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है M2, और M2 के बाद आता है M3। तो M3 कैसे निकालेंगे? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यानी कि M1 में जब हम बैंकों की निवल सावधि जमाएं जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा M3। तो देखो इसमें क्या हुआ कि हमने M1 में टाइम डिपॉजिट्स जोड़ दिए, बैंक के जो भी टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको जब हम M1 में जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है M3। अगला और लास्ट है M4। तो M4 कैसे मिलता है कि M3 में जब हम पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट्स को जोड़ देते हैं, यानी डाकघरों की कुल जमाओं को जब M3 में जोड़ दिया जाता है NSC को छोड़कर, तब प्राप्त होता है M4। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे NSC को एक्सक्लूड करना है, यानी NSC को नहीं जोड़ना है, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट्स को इंक्लूड नहीं करना है M4 के अंदर। एक बात और यहाँ देखेंगे कि M1 एंड M2 को नैरो मनी कंसेप्ट कहा गया है मनी सप्लाई का, यानी मुद्रा पूर्ति की संकीर्ण अवधारणा या संकुचित अवधारणा कहते हैं, जबकि M3 और M4 को ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति की विस्तृत अवधारणा कहा जाता है। अब एक बात जो है वो भी ध्यान में रखनी है आपको कि M1 इज मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज लीस्ट लिक्विड, यानी M1 जो है वो सबसे अधिक तरल है और M4 सबसे कम तरल होता है। तो आज के वीडियो में हमने समझा मनी सप्लाई एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब नेक्स्ट चैप्टर हम दूसरे वीडियो के थ्रू समझेंगे। थैंक यू।